नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड कक्षा 10वीं एंटायर हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तक में दूसरी इकाई के अंतर्गत कविता क्रमांक 4 छापा का अध्ययन करेंगे। छापा कविता के कवि हैं ओम प्रकाश आदित्य जी। छापा शब्द का मतलब होता है रेड, जैसे कि इनकम टैक्स की रेड होती हैं। तो छापा ओम प्रकाश आदित्य जी, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 65। आइए सबसे पहले कवि ओम प्रकाश आदित्य जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय हम देख लेते हैं। कवि का जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। इनका देहांत 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। परिचय ओम प्रकाश आदित्य जी हिंदी की वाचिक परंपरा के, यानी मंच पर जो कविता पढ़ी जाती हैं उस परंपरा के हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद कविता, छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम, बहुत गहरी संवेदना के पारखी थे, पहचान रखते थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे, शब्द ऋषि थे, सम्मानित प्रतिष्ठित कवि थे। आपकी प्रमुख कृतियाँ रही हैं इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गौरी बैठी छत पर, काव्य संग्रह आदि। आइए देखते हैं पद्य संबंधी। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग, बच्चे याद रखना, आय मतलब इनकम, कमाई, कर यानी टैक्स, आयकर इनकम टैक्स, विभाग यानी डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, आर्थिक फाइनेंशियल इकोनॉमिक, छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली, उनका वर्किंग पैटर्न को दर्शाया है। कवि द्वारा किए गए छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। तो पहले हम पृष्ठ क्रमांक 65 पर दी गई इस कविता का एक बार वाचन कर लेते हैं। उसके बाद इसके शब्दार्थ और फिर इसके भावार्थ और प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले कविता का वाचन। व्यंग्य कविता इसलिए एक रफ्तार में इसे पढ़ना होता है, एक शैली होती है इसे पढ़ने की। इसमें अनावश्यक ठहराव, पॉजेस कविता के भाव की हत्या कर देते हैं। तो एक बार मैं पूरी कविता पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम इसके शब्दार्थ पर चर्चा करेंगे। मेरे घर पर छापा पड़ा, कवि कह रहे हैं मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है? मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण, वो मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, भला उन्हें कैसे दे दूं? वे झुंझला कर बोले अबे तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुरा कर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। वे गरज कर बोले अरे हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को भी कुछ नहीं है उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। तो यह थी बच्चे कविता गौरी बैठी छत पर काव्य संग्रह से संकलित। आइए अब देखते हैं शब्दार्थ। कवि कह रहे हैं मेरे घर पर छापा पड़ा, रेड पड़ी इनकम टैक्स की। छोटा छापा नहीं बल्कि बहुत बड़ा छापा पड़ा, बड़े अधिकारी आए सब बड़ी मात्रा में।
वे आए, घर में घुसे, उन्होंने प्रवेश नहीं किया, घर में जबरन घुसे और बोले सोना कहाँ है। अब बच्चों याद रखना, यहाँ पर शब्द एक अर्थ अनेक, दो अर्थ हैं शब्दों के। तो ये सोना शब्द का दो अर्थ होगा, एक है स्वर्ण गोल्ड और एक सोना का अर्थ होता है सो जाना, नींद। तो इनकम टैक्स का ऑफिसर क्या आके पूछेगा कि मुझे कहाँ नींद लेनी है या आपका गोल्ड कहाँ है? तो स्वाभाविक है यहाँ पर क्या अर्थ हुआ? गोल्ड। तो वे बोले सोना कहाँ है, गोल्ड कहाँ है? तो कवि ने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। अब याद रखिए, अधिकारी पूछ रहे हैं गोल्ड के बारे में, कवि कह रहा है नींद के बारे में। दोनों अपनी जगह सही हैं। अधिकारियों को किसी ने सूचना दी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि कवि के घर में बहुत बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी है, बड़ी मात्रा में अवैध धन है। वे पहुंच गए, रेड डाल दी। कवि बेचारा गरीब फटेहाल, उसको लग रहा है कि ये अपनी वास्तविक स्थिति वो बयान कर रहा है, उसे लग रहा है कि नींद के बारे में पूछ रहे हैं। शब्द समझिएगा, कवि छुपा नहीं रहा है, कवि झूठ नहीं बोल रहा है, कवि अपनी मौजूदा हालत बयान कर रहा है। तो सोना शब्द के दो अर्थ हुए, एक स्वर्ण गोल्ड, दूसरा नींद लेना, सो जाना। तो कवि कहता है मेरी आंखों में कई रात से नहीं सोया हूँ, गरीबी की वजह से, मजबूरी की वजह से, परेशानियों की वजह से, ज़िंदगी के हालात की वजह से। वे रोष में आकर बोले, गुस्से में आकर बोले अबे स्वर्ण दो, स्वर्ण सोने का समानार्थी शब्द स्वर्ण, गोल्ड। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण, वो मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं। बच्चे याद रखना, वर्ण शब्द है, इसका मतलब अक्षर से भी छोटी इकाई, इसे वर्ण कहते हैं। सु मतलब अच्छे, जैसे सुविचार, अच्छे विचार, तो सु मतलब अच्छा, ये सु उपसर्ग है। तो वर्ण यानी अक्षर, सु मतलब सुंदर, तो सुवर्ण सुंदर अक्षर, स्वर्ण का दूसरा स्वरूप स्वर्ण शब्द है। और बोलचाल वाले हिंदी में स्वर्ण को सुवर्ण कहते हैं, जैसे स्मरण को सिमरण कहते हैं। तो कवि ने समझा सुवर्ण पूछ रहे हैं, कवि ने समझा कि उसके सुंदर अक्षरों की बात हो रही है, तो उसने कहा वो अच्छे अक्षर, सुंदर अक्षर तो मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, अपनी कविताओं में लिखे हैं मैंने, भला उन्हें तुम्हें कैसे दे दूं? अधिकारी मांग रहे हैं गोल्ड और ये समझ रहा है सुंदर अक्षर। दोनों अपनी जगह सही हैं, याद रहेगा बेटा। स्वर्ण गोल्ड सोना, सुवर्ण सुंदर अक्षर। वे झुंझला कर बोले कि किस कूड़ मगज से पाला पड़ा है, मतलब कैसा बेवकूफ़ आदमी है, हम बोल क्या रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं, बता क्या रहा है बुद्धू कहीं का। तो वो झुंझला कर बोले अबे तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अनधिकृत, अनऑथोराइज्ड, इल्लीगल, गैरकानूनी, अवैध तरीके से, रूप से, तरीके से, अर्जित कमाया हुआ, अर्जित अर्न्ड कमाया हुआ। अर्थ बच्चे शब्द के दो अर्थ हुए यहाँ पे। इस अर्थ का एक अर्थ होता है धन, पैसा, इसी अर्थ के आगे इक प्रत्यय जोड़ दो तो बन जाता है आर्थिक, यानी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल। तो अर्थ शब्द का एक अर्थ हुआ धन, दूसरा अर्थ होता है मतलब, आशय, तात्पर्य। तो कवि से पूछा गया आपका अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ, अनऑथराइज्ड अर्न्ड मनी, मतलब ब्लैक मनी कहाँ है तुम्हारा, काला धन कहाँ है, गैर कानूनी ढंग से कमाई हुई कमाई कहाँ है तुम्हारी? तो मैं मुस्कुरा कर बोला अर्थ, मतलब बहुत सारे गहरे अर्थ, भाव, वो तो मेरी नई कविताओं में, तुम्हें ढूंढ मिल जाए तो ढूंढ लो। मैं भला अपनी कविता लिखूँ और उसका अर्थ भी मैं ही समझाऊँ, ये कहाँ की बात है? मैंने कविता लिख दी है, उसमें नए नए अर्थ तुम ढूंढते रहो। कवि नॉर्मल मीनिंग के रूप में बात कर रहा है और इनकम टैक्स ऑफिसर कह रहे हैं पैसे के बारे में, डेट टू ब्लैक मनी के बारे में। तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, गुस्से होकर बोले अरे बेवकूफ, चांदी कहाँ है, चांदी, सिल्वर, ठीक है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है चांदी धीरे धीरे, अर्थात बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बालों में चांदी आ रही है मतलब अच्छा बाल सफ़ेद हो रहे हैं, यानी बुढ़ापा आ रहा है। और मेरे बुढ़ापे को देखकर तुम मुझ पर ताना मार रहे हो, इसलिए कवि भड़क गया। एक तो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे, ऊपर से तुम मुझे पूछ रहे हो कि चांदी कहाँ है, चांदी कहाँ है? आंखें किराए पे दे दी क्या तुमने? दिख नहीं रहा तुम्हें मेरे बालों में आ रही चांदी धीरे धीरे?
समझिए, कवि कह रहा है अपने बालों के बारे में, पूछा जा रहा है सिल्वर के बारे में। वे उद्भ्रांत हो गए, भड़क गए, गुस्से में आकर बोले, अरे ये बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? नोट, नोट का मतलब करेंसी, हमें पता है ना। तुम्हारे 1000 के नोट कहाँ हैं, 2000 के नोट कहाँ हैं, 500 के नोट कहाँ हैं, जो भी उस समय प्रचलित मुद्रा है वो नोट कहाँ है, वो करेंसी कहाँ है। तो ये कहता है नोट्स परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार, मैं एक अध्यापक हूँ, तो 1 महीने पहले तैयार करूँगा और बच्चों को दे दूँगा। क्या नोट? करेंसी नहीं, ये अध्यापक है ना, नोट्स। पूछा गया करेंसी के बारे में, ये बता रहा है नोट्स मेकिंग के बारे में। परीक्षा बड़ी की मात्रा। वे गरज कर बोले कि पता नहीं कैसा बेवकूफ़ आदमी है। गुस्सा हो गए, बोले अरे हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मुद्रा शब्द के भी 2 अर्थ हुए। एक अर्थ होता है बेटा करेंसी, कॉइन्स, सिक्के, पैसे, धन दौलत। दूसरा इसका अर्थ होता है फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव, भाव भंगिमाएँ। तो स्वाभाविक है वे फेशियल एक्सप्रेशन तो नहीं पूछेंगे, वे पूछ रहे हैं पैसे के बारे में, और ये समझ रहा है फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में, इसलिए लरज कर थोड़ा शर्मा कर बोलता है, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए, बहुत तरह की वेरिएशंस देने वाला हूँ मैं, बहुत अलग अलग मुद्राएं, इमोशन एक्सप्रेशन दिखाऊंगा मैं। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे कि इस पागल से बात करना बेवकूफ़ाना हरकत है। फिर वे शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष बेडरूम, और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। अब ज़रा सोचिए, एक होता है अपने सिर के बाल नोचना, एक होता है कोई चीज़ नोचना मतलब असफल प्रयास होना, मतलब गुस्सा आना कि आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आपने फिल्मों में, सीरियल में देखा होगा कि इनकम टैक्स की रेड पड़ती है तो वे सब घर के लोगों को एक तरफ बिठा देते हैं और पूरे घर की छानबीन होती है। सोफ़े को फाड़ दिया जाता है, गद्दे तकियों को फाड़ते हैं, उसमें से निकाल, मतलब कई बार उसमें भी धन छिपा हुआ मिल जाता है। और यहाँ पर कवि के घर में आकर इनको गद्दे और तकिए को फाड़ना भी नहीं पड़ा, नोचना भी नहीं पड़ा, उसमें से वो इतने फटे हुए थे कि उनका हाथ लगाते उसमें से रुई, कापूस जो हैं, रुई जो हैं, कॉटन, वो बाहर निकलने लगी। अब ये बैठ के नोच रहे हैं उसे कि हे भगवान, किस गरीब के घर से पाला पड़ा है। उन्होंने अलमारी को तोड़ने की उनको कोशिश ही नहीं करनी पड़ी। जैसी अलमारी कबर्ड के पास गए, दरवाजे को तोड़ना भी नहीं पड़ा, जैसी हाथ लगाया दरवाजे का, दरवाजा ही उनके शरीर पे आ गया। सिर्फ भिड़ा हुआ था दरवाज़ा, टूटा हुआ दरवाज़ा, टूटी अलमारी। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, रसोई की, किचन की खाली पीपियाँ, खाली डिब्बे, किचन के जो डब्बे होते हैं जिसमें राशन रहता है वो भी खाली पड़े हुए थे, उनको भी टटोल टटोल के देख लिया। अलमारी को टूटी उसको भी देख लिया, गद्दे तकिए उनको देख लिया, सब खाली, टूटे फूटे, पुराने, गरीबों के। बच्चों की गुल्लक, पिगी बैंक, बच्चे जहाँ पे पैसे जमा करके रखते हैं, तो उस गुल्लक तक को देख लिया, सब खाली। सब में मिला एक ही तत्व, खाली, एक ही सच्चाई मिली, क्या? खाली थे वे सब, कुछ नहीं था उनमें। फिर कनस्तरों को, कनस्तर घी के डब्बे, तेल के डब्बे, उसको कहते हैं कनस्तर, लोहे के डब्बे, टीन के डब्बे, उनको देखा। मटकों को देखा, जो खाली मटके पड़े होते उनको भी देख के टटोल के तसल्ली कर ली कि अंदर कुछ है तो नहीं। सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। ब्रह्मांड कैसा? शून्य। शून्य का मतलब जीरो होता है ना, लेकिन शून्य का और एक अर्थ होता है बेटा, इनफाइनाइट, अनंत आसमान जिसकी लंबाई चौड़ाई नाप नहीं सकते। तो अंतहीन ब्रह्मांड की तरह, जैसे ब्रह्मांड खाली पड़ा है, रिक्तता है, उसमें शून्यता है, वैसे ही शून्यता कवि के घर में, तकियों में, रजाई में, अलमारी में, खाली डिब्बों में, गुल्लक में, कनस्तरों में, मटकों में, सब में एक खालीपन था, शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। अरण्य कांड, अरण्य शब्द का मतलब होता है जंगल, कांड माने घटना। तो अरण्य कांड का मतलब हुआ जैसे जंगल में, वन प्रांतों में जो लोग रहते हैं उनके घरों में जो असुविधाएं होती हैं। जैसे हम शहरों में रहते हो तो हमारे घर में जो फर्नीचर हैं, रख रखाव है, सुख सुविधाओं के साधन हैं, लेकिन जो वन प्रांतों में रह रहे हैं उनके घरों में हम ये सुख सुविधा के साधन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उनके घरों में टूटी फूटी वस्तुएं होंगी,
बिखरे हुए से सामान होंगे। तो उनका जो गरीबी भरा हाल है वन प्रांत में रहने वालों का, जंगल में रहने वालों का, वैसा ही कुछ लेखक के घर का हाल हो गया कि नाम मात्र को लेखक शहर में, नगर में रह रहा है, लेकिन ऐसी गरीबी जैसे कोई वनवासी हो जिसके घर में कुछ नहीं है। इसीलिए ये शब्द इस्तेमाल हुआ अरण्यकांड, भयंकर गरीबी। अब लेखक की गरीबी देखकर वो आए थे तो उनका चेहरा खिला हुआ था कि आज हम यहाँ से कुछ बहुत सारा धन दौलत लेके जाएंगे, आज हम एक अपराधी को पकड़ रहे हैं। और ये इस भाव से, वो गर्व से आए थे, खिला हुआ चेहरा था, खुश थे कि आज हम कामयाब हो जाएंगे, बहुत बड़े चोर को हम पकड़ेंगे। लेकिन लेखक की, कवि की गरीबी देखकर उनका चेहरा मुरझा गया, उन्हें अपनी असफलता ने निराश कर दिया, वे दुखी हो गए। चेहरा मुरझाना, दुखी हो जाना। उनके 20 सूची हृदय में, यहाँ पर 20 सूची हृदय से तात्पर्य हुआ उस समय की, जब वे कवि के घर पे आए हैं तो 20 पॉइंट एजेंडा था, 20 सूत्री कार्यक्रम था कि हमें ये कार्यक्रम पूरा करना है। सरकार की तरफ से दिए हुए कुछ टारगेट थे, उसमें से एक था अवैध संपत्तियों को जब्त करना। तो रौद्र की जगह वो जो आए थे तो इसी योजना के तहत रौद्र में आए थे। रौद्र यानी गुस्सा, क्रोध। अब लेखक की गरीबी, कवि की गरीबी देखकर उनके हृदय में करुण रस आ गया, करुणा आ गई, दया। रस का मतलब बच्चों दो अर्थ होता है, एक होता है फलों का रस, लिक्विड, फलों का रस, जूस। दूसरा साहित्य में बच्चों 9 रस होते हैं, हास्य रस, करुण रस, वीर रस। तो रौद्र रस की तरह वे आए थे, गुस्से में, क्या सब नष्ट कर देंगे, बुराई का अंत कर देंगे। और कवि की गरीबी देखकर रौद्र उनका जाता रहा, करुण रस उनके हृदय में आ गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मनी मन पछताने लगे, अफसोस करने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए, जा कर रहे हैं, सिर मत धुनिए, अपने आप को अफसोस मत करिए, खुद को अपराधी मत मानिए, अपराध बोध से ग्रसित मत होइए, सिर मत पीटे कि हे भगवान नाकाम हो गए, ये रेड बेकार हो गई। नहीं, लेकिन मेरी एक बात सुनिए ना, मेरे घर में अगर अधिक धन होता तो आप लेके चले जाते, जिसके लिए आप आए थे। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं मिला है तो फिर आप मुझे कुछ देख कर क्यों नहीं जाते? ज़्यादा होता तो लेके जाते हो, है ही नहीं, चलो देके जाओ, कमान। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग हैं, सोफ़े हैं, बहुत अमीरी हैं, संपन्नता है, उन्हें आप निकलवा लेते हैं, अच्छी बात है, देश का हित है, निकलवा दीजिए। पर जिनके घर में बैठने तक को कुछ नहीं है, उनके यहाँ कम से कम एक बैठने के लिए तख्ता, एक छोटा सा स्टूल, लकड़ी का स्टूल तो रखवा दीजिए, तख्ता, एक बैठने की आसनी तो रखवा दीजिए। क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ लेना है? अरे गरीबों को कुछ दे भी तो दीजिए, अमीरों को ज़्यादा है तो उनसे ले लीजिए, हक है आपको। गरीबों के पास नहीं है, थोड़ा दे भी तो दो, कि सिर्फ लेना जानते हो। इस तरह से यह कविता एक व्यंग्य किया गया है जिसमें आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय 20 सूत्री कार्यक्रम जब चल रहे थे तो कवि ने भी एक वेदना, एक व्यंग्य किया है कि किस तरह से सरकारी मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ जाना है वहाँ न जाकर अपने टारगेट पूरे करने के लिए गलत जगहों पे भी चले जाते थे, मिसमैनेजमेंट। कवि ने उस पर व्यंग्य किया है। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपातकाल का ही दौर रहा होगा, कवि ने उसके संदर्भ में कहा है, और उसके पहले भी, उसके बाद भी कई ऐसे किस्से हैं कि बड़े बड़े रसूखदार, अमीर, प्रतिष्ठित, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट उद्योगपति, उनके यहाँ पे रेड नहीं पड़ी,
लेकिन रेड सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए, सामान्य लोगों के यहाँ पर आम जनता को परेशान करने के लिए, या सिर्फ मशीनरी सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है ये दिखाने के लिए इस तरह की कुछ औपचारिकताएं निभाई जाती थी। उसका एक उदाहरण कवि ने पेश किया कि इनको जाना कहाँ चाहिए था और चले कहाँ आए। ये थी यह कविता व्यंग्य के रूप में। आइए अब देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। पहले हम इसके भावार्थ की भी सूचना पढ़ लेते हैं। छापा, विषय प्रवेश। आयकर विभाग के अधिकारी प्रामाणिक सूचनाओं के आधार पर अनधिकृत अनऑथोराइज्ड अर्जित कमाए हुए धन का पता लगाने, उसे अधिकार में लेने, उसे अपने कब्जे में लेने के लिए छापा मारते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने घर पर छापा मारने वालों द्वारा छापा मारने के बाद की स्थिति का व्यंग्यात्मक एवं रोचक, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प चित्रण किया है, वर्णन किया है। छापे के दौरान अधिकारियों को वहाँ सोना चांदी तो दूर, रसोई घर की पीपियों में पेट भरने के लिए जरूरी सामान भी नहीं मिलता। कवि ने कविता के माध्यम से छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली और आम आदमी की आर्थिक स्थिति का वास्तविक चित्रण किया है। इसके साथ ही कवि ने व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेशन से एक ज्वलंत प्रश्न भी पूछा, एक बर्निंग इशू, एक ज्वलंत प्रश्न पूछा है कि जब वह अनधिकृत रूप से अर्जित धन अपने अधिकार में कर लेती है तो अधिकृत रूप से अर्जित आय, ऑथराइज्ड रूप से यानी वैधानिक रूप से सही तरह से कमाई अर्जित आय से जिनके पेट नहीं भरते हैं, वह उनकी सहायता करने के लिए कुछ व्यवस्था क्यों नहीं कर देती। देखिए कविता का सरल अर्थ। आयकर विभाग वाले कर चोरी करने वाले, कर टैक्स चोरी करने वालों और नाजायज़ गैरकानूनी ढंग से संपत्ति अर्जित कमाई करने वाले लोगों के घर और कार्यालय, ऑफिस पर छापा मारते हैं। कवि के घर पर छापा पड़ाते हुए कवि मांगी गई वस्तुओं को साहित्य में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से जोड़कर व्यंग्योक्ति में जवाब देते हैं। ताना मारते हुए व्यंग्योक्ति में व्यंग्य करते हुए जवाब देते हैं। कवि कहते हैं मेरे घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है, वह भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा छापा पड़ा। अधिकारी मेरे घर पर पूछताछ करने के लिए आए, वे सीधे घर में घुस गए और पूछने लगे सोना कहाँ है। कवि ने उन्हें जवाब दिया, सोना वह तो मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। अधिकारियों को इस पर गुस्सा आता है, वे प्रश्न को और स्पष्ट करते हैं, कहते हैं स्वर्ण दो। लेखक कवि स्वर्ण को सुवर्ण से जोड़ते हैं और जवाब देते सुवर्ण सुंदर अक्षर तो उन्होंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, वे उन्हें भला कैसे सौंप दें। अधिकारी कवि का जवाब सुनकर कुछ झुंझलाते हैं, तुम हमारी बात समझे नहीं, हमें तुम्हारा वह अर्थ चाहिए, धन जिसे तुमने अनधिकृत रूप से गैरकानूनी रूप से अर्जित किया है, कमाया है। कवि अधिकारियों के अर्थ धन शब्द का कविता के अर्थ से जोड़कर मुस्कुरा कर जवाब देते हैं। अर्थ तो मैंने मेरी नई कविता में आपको मिल सकता है। फिर अधिकारी कवि से छुपा कर रखी गई चांदी निकालने के लिए कहते हैं। कवि चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफ़ेद हो गए अपने बालों से जोड़कर कहते हैं चांदी तो मेरे सिर के बालों में आ रही है। अधिकारी जब कड़क कर पूछते हैं कि उनके नोट रुपए कहाँ हैं, तो वे नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के नोट यानी नोट्स से जोड़कर जवाब देते हैं। परीक्षा के नोट्स तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। अधिकारियों ने गरजते हुए कहा, हमारा कहने का तात्पर्य आपकी मुद्रा पैसे सिक्कों से हैं। कवि इसका अर्थ मुद्रा, मुख मुद्रा, चेहरे के हाव भाव से जोड़कर कहते हैं मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख लीजिए। अधिकारी यह उत्तर सुनकर कुछ सोचने लगे, फिर वे उसके सोने के कमरे में घुस गए और उनके फटे तकिए की रुई नोचने लगे कि शायद उसमें से छुपाकर पैसे कुछ रखे गए हों। कवि कहते हैं अधिकारियों ने उनकी टूटी हुई अलमारी खोली, उनकी रसोई में खाली पड़े पीपों को टटोला, डब्बों को टटोला, बच्चों की गुल्लक को खोल कर देखा, पर जब उसमें भी कुछ नहीं मिला, सब कुछ खाली था। कवि कहते हैं अधिकारियों ने उनके घर में पड़े कनस्तरों और पानी रखने के लिए मटकों तक को टटोला, देखा, पर उन्हें सब खाली मिले। वे कहते हैं अधिकारियों ने मेरे घर में ऐसा निर्जन दृश्य देखा तो उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि छापे में काफ़ी धन मिलेगा, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं था। जब अधिकारियों का गुस्सा शांत हो गया था, उनके मन में दया के भाव आ गए थे। कवि से उन्होंने क्षमा मांगी और बताया कि किसी की गलत सूचना पर वे उसके यहाँ आ गए थे।
अधिकारियों को कवि के घर से कुछ न मिला तो वे पछताने लगे, उनके सिर शर्म से झुक गए, वे वापस जाने लगे तो कवि ने उन्हें रोक कर कहा, आप मेरी एक बात सुन लीजिए, यदि छापे के दौरान मेरे घर से आपको अधिक धन मिलता तो आप उसे ले लेते। अब आपने देख लिया कि मेरे घर में कोई धन नहीं है, ऐसी हालत में मेरी स्थिति को देखकर आप मुझे कुछ धन देकर तो जाइए। जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग हैं, सोफ़े हैं, उन्हें आप लोग निकलवा लेते हैं। ठीक है, निकलवा लीजिए, आपका काम ही निकलवा लेना है। पर जिनके घर में टूटी कुर्सी तक बैठने के लिए नहीं है, उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो करते जाइए। आइए अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। छापा, धावा, सोना, सोना एक धातु, गोल्ड और सोना यानी नींद, स्वर्ण सोना गोल्ड आभूषण, गहने, सुवर्ण सुंदर अक्षर, रोष क्रोध, काव्य कविता, बिखेरें फैलाए छिटकाएं, झुंझलाना चिड़चिड़ाना, अनधिकृत जिसके लिए अधिकार न मिला हो, अर्जित किसी प्रकार से प्राप्त या एकत्र किया हुआ, अर्थ संपत्ति धन दौलत पैसा, अर्थ साहित्य में मतलब, कड़क कर तेज स्वर में बोलना, चांदी, चांदी एक धातु, गोल्ड की बजाय यहाँ पे हम चांदी, सिल्वर, पहले गोल्ड आया फिर सिल्वर, एक मेटल धातु, चांदी बालों की चांदी, सफ़ेदी, उद्भ्रांत उद्विग्न होना, हैरान होना, नोट रुपए वाला नोट, नोट्स परीक्षा के नोट, टिप्पणी, परीक्षा इम्तिहान, याद रखना परीक्षा में री हमेशा बड़ी की मात्रा होगी। अब देखिए प्रश्नोत्तर। छापा मारने वालों द्वारा कवि से मांगी गई चीजें, सोना अनधिकृत रूप से अर्जित, अर्थ चांदी और नोट रुपए। इसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वे छापा मारने वाले रोष से बोले, कवि किस प्रकार बोले? वे रोष में बोले तो कवि जोश में बोले। वे छापा मारने वाले कड़क कर बोले तो कवि किस प्रकार बोले? वे कड़क कर बोले तो कवि भड़क कर बोले। छापे में मांगी गई वस्तुओं को कवि ने लिया इस रूप में। महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चे, याद रखना, ये इस कविता का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न बारंबार पूछे जाते हैं। छापे में मांगी गई वस्तुओं को कवि ने इस रूप में लिया। सोना कवि ने किस रूप में लिया? नींद लेना, सो जाना। अर्थ संपत्ति के रूप में पूछा गया, उसने लिया कविताओं के अर्थ में। चांदी सफ़ेद धातु, सिल्वर उसने लिया बालों में सफ़ेदी, चांदी के रूप में। नोट मांगे गए रुपए, उसने लिया टिप्पणी बनाना, नोट्स। याद रखना महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब शब्दों के अर्थ। अर्थ नई कविता में, सुवर्ण काव्य कृतियों में, चांदी बालों में, मुद्रा चेहरे पर। निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इस कविता के लिए मुख्य है। इनके दो दो अर्थ। सोना एक धातु है, सोना मेटल गोल्ड, और एक नींद लेना। अर्थ संपत्ति पैसा और साहित्य में मतलब, नोट रुपया नोट, परीक्षा में टिप्पणी। चांदी एक धातु, बालों में सफ़ेदी चांदी। विलोम शब्द रात दिन, बेटा याद रखना ये दिन पहली की मात्रा। अगर आपने ये किया इसका मतलब होता है गरीब। तो ये जब लिख दोगे तो आपका उत्तर फिर गलत हो जाएगा क्योंकि ये गरीब है। यहाँ पे पूछा गया ये दिन दिवस। अनधिकृत अधिकृत, नई पुरानी, धीरे धीरे जल्दी जल्दी, धीरे बड़ी की मात्रा है, हाइफन है बीच में, तो जल्दी जल्दी हाइफन आएगा बीच में। पद्यांश की अंतिम 5 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। अंतिम 5 पंक्तियां। वे भड़क कर बोले, वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, या बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। अब देखिए इसका भावार्थ। अधिकारी कवि से छुपा कर रखी गई चांदी निकालने के लिए कहते हैं। कवि चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफ़ेद हो गए अपने बालों से जोड़कर कहते हैं, चांदी तो मेरे सिर के बालों में आ रही है। अधिकारी जब कड़क कर पूछते हैं कि उनके नोट रुपए कहाँ हैं, तो वे नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के नोटों से जोड़कर जवाब देते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। शब्दार्थ। गरजना जोर से कड़क कर बोलना। मुद्रा सिक्का, मुद्रा यहाँ पर अर्थ है मुख मुद्रा। लरजना कांपना, हिलना डुलना, भयभीत होना। नोचना किसी वस्तु को झटके के साथ खींचना। पीपियाँ ढोल के आकार के लोहे के बने छोटे पात्र बर्तन। टटोलना उंगलियों से छूकर पता लगाना। गुल्लक मिट्टी का वह बर्तन जिसमें धन संग्रह किया जाता है। कनस्तर टीन का, लोहे का। चौखुटा पीपा डब्बा। मटका मिट्टी का घड़ा। शून्य ब्रह्मांड रिक्त।
संसार। अरण्यकांड, यहाँ अर्थ है बिखरा हुआ, मुरझाना, चेहरे से उदासी प्रकट होना, रौद्र, क्रोधपूर्ण, करुण, दया, अनुकंपा, पछताना, कोई अनुचित कार्य करने पर उसके लिए दुखी होना। प्रश्न उत्तर। ये वस्तुएं खाली थी। अलमारी, रसोई की पीपियाँ, बच्चों की गुल्लक, कनस्तर, मटके। शयन कक्ष में पाई गई चीज़ें, फटा हुआ तकिया, टूटी हुई अलमारी। पद्यांश में प्रयुक्त दो रस, रौद्र रस, करुण रस। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए गलती के लिए। असफलता पर मनी मन पछताने लगे। बच्चे याद रखना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कविता में जो पंक्तियाँ दी गई है वो ज्यों की त्यों नहीं लिखनी है, प्रश्न के अनुरूप लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न, ऐसे प्रश्न बनाए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों। अरण्यकांड, कवि के घर में क्या देखकर छापा मारने वालों का खिला हुआ चेहरा मुरझा गया? क्वेश्चन मार्क। असफलता, कवि के घर में छापा मारने पर छापा मारने वालों को क्या मिली? असफलता। अगला शब्द है मुद्रा, कवि ने छापा मारने वालों से अपने मुंह पर क्या देखने के लिए कहा? मुद्रा। शयन कक्ष, छापा मारने वाले कहाँ घुस गए? कहाँ? शयन कक्ष में। अगला प्रश्न, कवि के घर की अभावग्रस्त, गरीबी भरी स्थिति दर्शाने वाली पंक्ति, रसोई की खाली पीपियों को टटोला। इसके बाद शब्द संपदा, वचन बदलकर लिखना है। मुद्राएं बहुवचन है तो एक वचन मुद्रा। अलमारी एक वचन, बड़ी की मात्रा अंत में, तो बहुवचन में वह छोटी की मात्रा और या हो जाएगी। अलमारी एक वचन, बहुवचन अलमारियाँ, रियाँ। चेहरा एक वचन, चेहरे बहुवचन। सूचना एक वचन, सूचनाएं बहुवचन। इसके बाद शब्द समूह के लिए एक शब्द, किसी व्यक्ति या वस्तु को खोजना, ढूंढना। मिट्टी का बर्तन जिसमें धन संग्रह किया जाए, गुल्लक। पद्यांश की प्रथम 6 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। प्रथम 6 पंक्तियां, यहां तक, नोचने लगे तक। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। देखिए प्रथम 6 पंक्तियों का अर्थ। अधिकारियों ने गरजते हुए कहा, हमारे कहने का मतलब आपकी मुद्रा से हैं, पैसे सिक्कों से हैं। कवि ने इसका अर्थ मुख मुद्रा से जोड़कर दिया। मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख लीजिए। अधिकारी यह उत्तर सुनकर कुछ सोचने लगे, फिर वे उनके सोने के कमरे में घुस गए। उनके फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे कि शायद पैसे इसमें छिपा कर रखे हों। आइए देखते हैं अगला हिस्सा, अंतिम हिस्सा। सिर झुकाना, शर्मिंदा होना, सिर धुनना, पश्चाताप के कारण बहुत दुख प्रकट करना। तख्त, लकड़ी का बना हुआ तख्ता, वुडन प्लैंक, लकड़ी की फल्ली। कवि ने छापा मारने वालों से मांगा कुछ धन, एक तख्त। कवि द्वारा छापामारों को दिए गए सुझाव, जिसके घर में अधिक धन हो तो ले लीजिए, जिसके घर में बिल्कुल धन न हो उसे कुछ धन दे दीजिए। संपन्न यानी अमीर, घर की स्थिति दर्शाने वाली पंक्ति, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं। पद्यांश में प्रयुक्त धातु और फर्नीचर, तो धातु कौन से हैं? सोना और चांदी। फर्नीचर कौन से? पलंग और सोफा। इसके बाद कुछ शब्द हैं जिसके प्रश्न के रूप में उत्तर लिखने हैं। तख्त, अब इसके लिए प्रश्न क्या बनेगा? कवि छापा मारने वालों से अपने घर में क्या डलवाने के लिए कहते हैं? क्या कहते हैं? कवि कहता है नहीं, कवि कहते हैं। तख्त। इसके बाद शब्द है अनधिकृत। छापा मारने वालों को कवि से किस प्रकार का अर्थ चाहिए था? किस प्रकार का? अनधिकृत। इसके बाद पलंग, परिच्छेद में सोफे के अलावा सोने चांदी से बनी और किस वस्तु का उल्लेख हुआ है? किस वस्तु का उल्लेख, मेंशन, जिक्र हुआ है? किस वस्तु का हुआ है? पलंग का। धन, कवि के घर में क्या बिल्कुल नहीं है? धन। शब्दों से उचित उपसर्ग चुनकर शब्द लिखने हैं। कोष्टक में दिए उपसर्ग उप, अप, अ, अभि। शब्द है ये
और ये जो हैं शब्द से पहले जुड़ेंगे, उपसर्ग हैं, प्रीफिक्स। तो जोड़ के देखिए, उपयश, अपयश, अयश, अभियश। तो सही क्या है? अपयश। ज्ञान, उपज्ञान, अपज्ञान, अज्ञान, अभिज्ञान, अज्ञान, अभिज्ञान। फिर मान, उपमान, अपमान, अमान, अभिमान, यानी 3 उत्तर होंगे, उपमान, अपमान, अभिमान। वन, उपवन, अपवन, अवन, अभिवन, एक ही होगा, उपवन। तो देखिए, यश, अपयश, ज्ञान, अज्ञान, मान, अभिमान, वन, उपवन। पद्यांश की अंतिम 6 पंक्तियाँ जिनके घर में रिक्त स्थान से डलवा दीजिए का सरल अर्थ हिंदी में लिखना है। अंतिम 6 पंक्तियाँ, अंतिम 6 पंक्तियाँ सॉरी, क्षमा कीजिए। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफ़े हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को भी कुछ नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा लीजिए। अर्थ, उत्तर, जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफ़े होते हैं उन्हें आप लोग निकलवा लेते हैं। ठीक है, निकलवा लीजिए, आपका काम ही निकलवा लेना। पर जिनके घर में टूटी हुई कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं, उनके घर में बैठने, उनके घर मैं पे एक ही बात, उनके घर में बैठने के लिए सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो करते जाइए। पाठ्यपुस्तक में कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर। घरों की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियाँ, समृद्ध यानी अमीर, अभावग्रस्त यानी गरीब। बताइए, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं वे समृद्ध हैं, फटे हुए तकिए और रस्सियों की खाली पीपियाँ हैं वे अभावग्रस्त हैं, गरीब हैं। शब्दों के अर्थ, सामान्य अर्थ और कविता के आधार पर अर्थ। सोना, पीले रंग की एक बहुमूल्य धातु जो आभूषण, गहने बनाने के काम आती है। सोना कविता के आधार पर यानी नींद में होना। चांदी, सफ़ेद रंग की नर्म चमकीली धातु जो गहने, सिक्के आदि बनाने के काम आती है। कविता के आधार पर सिर के बालों की चांदी का रंग सफ़ेद हो जाना। अर्थ, सामान्य अर्थ संपत्ति, रुपया, पैसा। कविता के आधार पर मतलब कविताओं में। मुद्रा, सामान्य अर्थ सिक्का, रुपया, पैसा। कविता के आधार पर हाथ, मुख, गर्दन आदि की कोई विशेष भाव सूचक स्थिति, मुख चेष्टा, मुख मुद्रा। इसके बाद हम देखें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उपयोजित लेखन है बच्चे। कर जमा करना, टैक्स, देश के विकास को गति देता है, रफ्तार देता है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वे जो कर अदा करते हैं, कर टैक्स पे करते हैं, अदा करना, पे करना, भुगतान करना, चुकाना। तो कर अदा करने लायक आय कमाई होने पर स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, ईमानदारी के साथ सरकार को कर अदा कर देते हैं। और दूसरे वे जो कमाई के जायज़ नाजायज़, सही गलत अंधाधुंध करते हैं। कमाई तो जायज़ नाजायज़ अंधाधुंध करते हैं, मतलब अच्छे बुरे तरीके से हर तरह से पैसा कमाते हैं, पर नियम के तहत कर अदा करने से कतराते हैं, टैक्स पे करने से बचते हैं, कतराते हैं, बचते हैं। यह मनोवृत्ति, यह सोच, यह मानसिकता उचित नहीं है। देश के विकास कार्य जनता द्वारा प्राप्त कर से ही पूरे होते हैं। चिकित्सा, मेडिकल, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और जनता की सहायता के लिए शुरू किए जाने वाले सारे कार्य जनता से प्राप्त कर से ही पूरे होते हैं। जिस देश में आय करने वाले सभी लोग ईमानदारी और स्वेच्छा से उचित मात्रा में कर अदा करते हैं, उस देश के विकास के सारे कार्य सुचारू रूप से पूरे होते हैं और सामान्य जनता को इसका पूरा लाभ मिलता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता हो कि सभी लोग तो कर अदा करते हैं, उसके अकेले कर अदा न करने से भला या कम कर भुगतान करने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो ऐसा सोचने वालों की संख्या अनगिनत हो सकती है। एंडलेस, अनगिनत, अनकाउंटेबल। इस तरह कर की कितनी रकम सरकारी खजाने में जमा होने से रह जाती है, यानी कितना सारा जनता का सहायता का काम, विकास कार्य रुक जाता है क्योंकि सरकारी खजाना खाली रह जाता है। इस कारण पैसे के अभाव, पैसे की कमी से सरकार की अनेक योजनाएं ठंडे बस्ते में पड़ी रह जाती हैं, अटकी रह जाती हैं, अधूरी रह जाती हैं। इसलिए कर योग्य, कमाई के योग्य आय यानी टैक्सेबल इनकम
कर योग्य आय पर ईमानदारी से कर जमा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। कर अदा कर हम अपनी सहायता करते हैं। कर जमा करने से विकास को गति मिलती है। अब एक प्रश्न है बच्चे, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 अंक का। पुस्तक प्रदर्शनी और बिक्री, पुस्तकों के प्रकार, पुस्तक प्रदर्शनी बुक्स एग्जीबिशन, तिथि और समय, तारीख और समय बताइए और विशेषता बताइए, स्थल बताइए। महत्वपूर्ण है, जरूर इसे आप लिखकर प्रयास कीजिएगा। आपके शहर में दुर्लभ ग्रंथ प्राप्त करने का, दुर्लभ रेयर, सुनहरा अवसर, तुलसीदास रचित रामचरितमानस, वाल्मीकि रचित रामायण, भाषा टीका सहित, मतलब उसके डीप एक्सप्लेनेशन में, ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन के साथ, सभी 18 पुराण जिल्द सहित कवर के साथ बाइंडिंग एडिशन में, सभी 18 स्मृतियाँ धर्म ग्रंथ जिल्द सहित तथा चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके अतिरिक्त ज्ञान कोश तथा विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया हैं, डिक्शनरीज हैं, जैसे अनेक दुर्लभ ग्रंथ। 15 अगस्त 2020 से 22 अगस्त 2020 सुबह 10 बजे से सायं यानी शाम 5:30 बजे तक, स्थान सुंदराबाई हॉल, चर्चगेट, मुंबई 400020। सभी ग्रंथों पर 50% छूट है, डिस्काउंट है। तो बच्चे इतना सा ये उत्तर आपने लिखा और पूरे 5 में से 5 आपके हैं, बशर्ते स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। हाँ, इसमें आपको ये ज्ञान होना अवश्य ज़रूरी है। ये बार बार जब आप पढ़ेंगे तो ये आपकी भाषा बनेंगे। तो इस तरह से अभ्यास कीजिएगा। बहुत ही आसान कविता थी। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अगले किसी पार्ट में मिलेंगे। धन्यवाद।